हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का दोस्त, आप सभी को इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त आप लोग जानते हैं कि हम लोग प्रतिदिन क्विज में क्वेश्चन पूछते हैं और कल का मेरा क्वेश्चन था कि बताइए नागासाकी और हिरोशिमा किस द्वीप पर स्थित है। कौन सा? नागासाकी और हिरोशिमा कौन से द्वीप पर स्थित है? तो ध्यान से सुनिएगा, नागासाकी जो है वह क्यूशू द्वीप पर स्थित है। नागासाकी क्यूशू द्वीप पर स्थित है, जबकि हिरोशिमा होन्शु द्वीप पर स्थित है। जबकि हिरोशिमा होन्शु द्वीप पर स्थित है। और क्या सर? तो हिरोशिमा पर कब बम गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 को। प्रतिवर्ष 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराया गया था, इसलिए प्रतिवर्ष 9 अगस्त को नागासाकी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यह दोनों शहर जापान में स्थित है। जापान की राजधानी कहाँ है बाबू? टोक्यो। जापान किस महासागर में स्थित है? तो प्रशांत महासागर में, पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। अच्छा सर, जो ये थी है जापान है, जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? होन्शु द्वीप पर है। अब जापान में 4 द्वीप मुख्य है। कौन कौन सा? तो होकाइडो, होन्शु, क्यूशू, शिकोकू। सबसे बड़ा द्वीप कौन है? होन्शु। और सबसे छोटा कहेगा तो शिकोकू है। ठीक, समझ में आ गया। सुगारू जल संधि कहाँ है? जापान में ही है। उत्तरी और दक्षिणी जापान को कनेक्ट करता है। कौन सा? सुगारू जल संधि। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, आगे हम लोग बढ़ते हैं। सुनिए, कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक में लुसेंट के जो अशोक का कार्यकाल था दोस्त, अशोक से संबंधित तथ्य, उसमें अब हम लोग पढ़ेंगे कि कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा अभिलेख है। देखिए, शिलालेखों की संख्या कुल कितना है बाबू? 14। ठीक, स्तंभ लेखों की संख्या 7। और 7वां जो अभिलेख है ना, वह सबसे लंबा है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन है? तो रुमिनदेई। रुमिनदेई। इसी में यानी अशोक के सबसे छोटा स्तंभ लेख रुमेनदेई है। इसी रुमेनदेई अभिलेख में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटाकर 1/8 भाग कर दिया और लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर माफ कर दिया था। और लुम्बिनी ग्राम का जो धार्मिक कर था ना बाबू, वह क्या कर दिया था? माफ कर दिया था। किसने? अशोक ने। अशोक के माता के क्या नाम था? शुभद्रांगी। शुभद्रांगी। सुनिए, प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। यह किसने कहा था कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? तो अशोक ने। अशोक की कहानी ऐसा है बाबू कि 99 भाइयों का कत्ल करके अशोक 100वां भाई था जो गद्दी पर बैठा। 99 भाई का कत्ल करके यहीं पटना के मीनार में डाल दिया था। पटना के मीनार में डाल दिया था। उस मीनार से आज भी झंझनाहट की आवाज़ें आती हैं। ठीक है, उसको ढक दिया गया है, मतलब कि वहाँ भी अभी भी जाते हैं घूमने के लिए लोग। ठीक है, कोई दिक्कत? कभी पटना जाइएगा तो ज़रूर विजिट कीजिएगा। उसका नाम है जहाँ पर कि वो कुआं है। ठीक है, उसी में सब 100 भाई का जो लाश था ना, 99 भाई का लाश उसी में डाला गया था काट करके। अशोक का सार ए कुन्ना अभिलेख ग्रीक एवं आर्मेयिक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। अशोक का अभिलेख जो है वह ग्रीक एवं आर्मेयिक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। सार ए कुन्ना। अच्छा, साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफ़ी जांचा परखा जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। यानी कोई भी व्यक्ति को अशोक के शासनकाल में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित नियुक्त किया जाता था, तब उसके चरित्र को, कैरेक्टर को भली भांति क्या किया जाता था? जांचा परखा जाता था। ठीक है, जिसे उपदा परीक्षण कहा जाता है। जिसे कौन सा परीक्षण बाबू? उपदा परीक्षण कहा जाता था। अब पूछेगा कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि उपदा परीक्षण का संबंध किससे है? तो मुख्यमंत्री और पुरोहितों के नियुक्ति से पहले उसके कैरेक्टर यानी चरित्र के जांच पड़ताल करना ही उपदा परीक्षण कहलाता था। कोई दिक्कत है? सुनिए, सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 तथा या 20 हुआ करती
थी। सम्राट के लिए जैसे आज मंत्री परिषद होता है ना, उसी तरीक़ा से सम्राट की सहायता के लिए मंत्री परिषद पहले भी हुआ करता था। आज भी नौकरी में कैरेक्टर हम लोग बनवाते हैं ना जी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो वहीं तो चरित्र प्रमाण पत्र है। तो सोचिए अशोक के काल से ही सब चीज़ चल रहा है, सोचने वाली बात है ना। हाँ, अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में, अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महापात्र भी कहा जाता था। यानी बाबू अर्थशास्त्र में सबसे शीर्षस्थ अधिकारी जानते हो कौन कहला, किसका उल्लेख मिलता है? महापात्र के। किसका? महापात्र का पद सबसे उच्च लेवल का पद था। इसकी संख्या 18 थी, यानी कुल महापात्रों की संख्या अशोक के समय में कितनी थी? 18 थी। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा गया है, अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा गया है। कोई दिक्कत? अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। अशोक के समय में कुल प्रांतों की संख्या, प्रांत किसको कहते हैं? राज्य के। कुल प्रांतों की संख्या कितनी थी बाबू? 5 थी। ठीक है, आइए, प्रांतों को, प्रत्येक प्रांत को चक्र कहा जाता था। प्रांतों को क्या कहा जाता था बाबू? चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। यानी जो कुमारों के प्रांतों के जो प्रशासक हुआ करते थे ना, उसको कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया जाता था। यानी प्रांत के विभाजन किस में हुआ करता था बाबू? विषय में होता था। ठीक है, अब प्रांतों को क्या कहा जाता था? चक्र कहा जाता था। याद रखना, किसके समय में? अशोक के समय में। अब प्रांतों का विभाजन विषय में किया जाता था, जो विषय पति के अधीन होते थे, और प्रत्येक विषय के एक विषय पति हुआ करते थे। अब प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। यानी अशोक के समय में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन थी बाबू? ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। और उसका जो मुखिया होता था ना, जैसे आज के मुखिया कहलाता है ना, यूपी में चल जाइएगा तो प्रधान कहेगा, मुखिया को क्या कहेगा वहाँ पर? प्रधान। ठीक है, अशोक के समय में मुखिया को ग्रामिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ग्रामिक। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था। यानी प्रशासक में जो प्रशासनिक व्यक्ति था, उसमें सबसे छोटा पद गोप था, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। जो गोप था ना, वह 10 गांव का शासन संभालता था। तो इस बात को ध्यान रखना। अगर प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कहेगा तो ग्राम, ग्राम के मुखिया को ग्रामिक कहलाता था। लेकिन सबसे प्रशासकों में सबसे छोटा जो पद था वह गोप का था। एक गोप के अंतर्गत 10 ग्राम हुआ करता था। ग्राम माने गांव। मेगा स्थानीज के अनुसार नगर का प्रशासन 3 सदस्यों का एक मंडल हुआ करता था, जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। यानी मेगा स्थानीज जो इंडिका के रचना किया, इंडिका, उसमें क्या किया है कि उसने प्रशासन के 30 सदस्यों का एक मंडल करता था। वो कहा ना कि नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था। 30 सदस्यों का, यानी नगर का जो प्रशासन था ना, वह मंडल करता था। मंडल, एक मंडल का अधीन 30 सदस्य रहते थे। अब सुनिएगा, बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। यानी अशोक के समय में बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था। अब जो इस कर को बचाता था ना, उसको क्या किया जाता था? मृत्यु दंड दिया जाता था। मेगा स्थानीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था। यानी मेगा स्थानीज के अनुसार अशोक के समय में एग्रोनोमाई जो था ना बाबू, वह मार्ग निर्माण अधिकारी था। मार्ग निर्माण माने समझ रहे हो? आज जो रोड कहते हो ना, PWD या कोई भी राष्ट्रीय राजमार्ग, हाईवे जो है, इस सब के निर्माण अधिकारी होता है ना, तो उस समय मार्ग निर्माण अधिकारी यानी जो रोड का कंस्ट्रक्शन करने वाला था, उसको क्या कहा जाता है? एग्रोनोमाई कहा जाता था। एग्रोनोमाई, एके में एग्रोनोमाई कहा जाता था। किसके समय में बाबू? अशोक के समय में। किसके अनुसार यह बात लिखा गया है? तब मेगा स्थानीज के अनुसार। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना ने लगभग 50,000 अश्वरोही सैनिक, 9,000 हाथी और 8,000 रथ थे। यानी जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग सोचिए 50,000 अश्वरोही, अश्वरोही माने घुड़सवार सैनिक है, और 9,000 हाथी थी और 8,000 रथ थे। ठीक है,
युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। हीरो, हीरो को हिंदी में क्या कहते हैं? नायक। यानी कहने का मतलब है कि जो युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी होता था ना, उसको नायक कहा जाता था। ठीक। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। सैन्य विभाग के सबसे बड़ा अधिकारी क्या होता था? सेनापति। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गुड पुरुष कहा गया है। यह पेपर में कई बार पूछा गया है कि अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा गया है? गुड पुरुष कहा जाता था या कहा गया है। तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा गया है। यानी एक ही जगह पर अगर गुप्तचर रहकर काम करता है तो उसको संस्था कहा गया है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करने वाले गुप्तचर को संचार कहा गया है। क्या कहा गया है? जो एक जगह से दूसरे जगह पर गुप्तचर के काम करता है ना, जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके काम करने वाले गुप्तचर को क्या कहा गया है? संचार कहा गया है। अशोक के समय में जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राजुक। यानी अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। अशोक के समय में बाबू जो सरकारी भूमि हुआ करता था ना, उसको सीता भूमि के नाम से जाना जाता था। अब बिना वर्षा के अच्छी होने वाली भूमि को अदेव मातृक कहा जाता था। यानी बिना वर्षा के अच्छी अगर खेती हो गई तब उस भूमि को क्या कहा जाता था? अदेव मातृक कहा जाता था। वैसी भूमि को क्या कहा जाता था? अदेव मातृक। मौर्य काल में द्रोण अनाज के माप के लिए प्रयोग होता था। तो पूछेगा कि मौर्य काल में द्रोण का प्रयोग किस लिए किया जाता था? तो माप तौल के लिए। किसका बाबू? अनाज को माप तौलने के लिए। बाटाखरा जैसे आज हो रहा है ना, उसी तरीका से क्या होता था? तो द्रोण हुआ करता था। द्रोण हुआ करता था मौर्य काल में। ठीक। चलिए दोस्त, आगे हम लोग बढ़ते हैं घटना चक्र के भूगोल के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश गेहूं तथा चावल दोनों का संसार का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो चीन। कौन है बाबू? चीन। विश्व में धान उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है बाबू? तो द्वितीय स्थान है, दूसरा स्थान है। विश्व में चावल यानी धान के उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। निम्नलिखित देशों में से किस में चावल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है? तो भारत में। कहाँ पर बाबू? भारत में। कोई दिक्कत है? निम्नलिखित देशों में से कौन सा एकमात्र चुकंदर से चीनी तैयार करने वाला है? यानी निम्नलिखित देशों में से कौन सा एकमात्र चुकंदर से चीनी तैयार करता है? बताइए। यूक्रेन। यूक्रेन जो है ना बाबू, चुकंदर से वो चीनी बना देता है। चू से चुकंदर और ची से चीनी। चुकंदर से चीनी। कौन सा देश? यूक्रेन के राजधानी क्यू। यूक्रेन के क्यू मानेंगे ना, क्यू। ठीक है। यूक्रेन और रूस के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था बाबू? तो उस युद्ध का नाम नहीं है। ठीक है। पूरा रेला रेली पर युद्ध चला था। ठीक, कुछ दिन तक। कोई दिक्कत दोस्त? उस युद्ध का नाम नहीं है। ठीक है। विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन कहाँ होता है? तो अमेरिका में। विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन कहाँ पर? अमेरिका में। अच्छा, निम्नलिखित देशों में से किसमें कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन विश्व में सर्वाधिक होता है? तो ऑस्ट्रेलिया में। अगर कहेगा कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन किस देश में होता है सबसे अधिक जूट का, कपास का, तो ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन अगर विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन कहाँ होता है? तो अमेरिका में। कोई दिक्कत है? अगर सर इसी तरीके से सबसे अधिक भारत में गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। लेकिन प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादन करने वाला सबसे अधिक कौन सा है? पंजाब है। बात समझ में आ गया ना? यानी 1 हेक्टेयर में वो गेहूं ज्यादा उपजाता है। किससे? ये थी उत्तर प्रदेश से। लेकिन उत्तर प्रदेश में पूरा के पूरा माने सबसे ज्यादा भारत में गेहूं का उत्पादन होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? ब्राजील। कौन है? यानी विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? अब ब्राजील को सांपों का देश कहते हैं। ब्राजील को सांपों का देश कहते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन सा विश्व में गन्नों का द्वितीय बृहत्तम उत्पादक देश है? तो भारत।
यानी विश्व में दूसरे स्थान पर गन्ना उत्पादन में कौन सा है बाबू? भारत का स्थान है। विश्व में चुकंदर के 2 सबसे बड़े उत्पादक देश कौन है? तो फ्रांस और रूस। फ्रांस और रूस में बाबू चुकंदर का सबसे अधिक उत्पादन होता है विश्व में, फ्रांस और रूस। विश्व का धान का जीन बैंक स्थित है कहाँ पर बाबू? तो फिलीपींस में। फिलीपींस के राजधानी मनीला में ही चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? फिलीपींस के राजधानी मनीला में। और उसी को चावल अनुसंधान केंद्र को ही कह दिया है धान जीन बैंक। धान जीन कहाँ स्थित है? फिलीपींस में। कहाँ पर है? फिलीपींस में। शंकर किसकी किस्म है? किस फसल की किस्म है? तो धान की। शंकर धान की किस्म है। और शंकर धान की खेती सर्वाधिक लोकप्रिय है किस देश में बाबू? तो चीन में। कहाँ पर? चीन में। शंकर धान सबसे ज्यादा कहाँ पर उपजाया जाता है? चीन में। निम्नलिखित देशों में से किस में धान की उत्पादकता सर्वाधिक है? चीन में। चीन में धान की उत्पादकता। विश्व में सर्वाधिक गेहूं पैदा करने वाला देश कौन है? चीन है। कौन है? चीन है। बहुत बढ़िया। निम्नलिखित देशों में से प्रति एकड़ कपास उत्पादन उच्चतम है कौन से देश में बाबू? तो चीन में। यानी निम्नलिखित देशों में से प्रति एकड़ कपास का उत्पादन उच्चतम है चीन में। ठीक है। और निम्नलिखित देशों में से किसमें कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक है? तब वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। देखिए प्रति हेक्टेयर में कहेगा तो सबसे अधिक ऑस्ट्रेलिया, अगर प्रति एकड़ में कहेगा तो सबसे अधिक कहाँ पर? चीन में। प्रति एकड़ में। और सर्वाधिक में हो जाएगा अमेरिका। बहुत बढ़िया। तीनों सवाल कपास पर याद रखिए। कपास जो है ना, यह कपास जो है उसके फूल से प्राप्त किया जाता है, पौधे के फूल से। खुद ही कहते हैं गोल्डन फाइबर के नाम से जूट को जाना जाता है। जूट को गोल्डन फाइबर या स्वर्ण फाइबर के नाम से किसे जाना जाता है? जूट को। रेशा, स्वर्ण रेशा। निम्नलिखित में से कौन सा देश अरंड तेल बीज का सबसे बड़ा उत्पादक निर्यातक है? बताइए। भारत। भारत जो है बाबू अरंड तेल का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? भारत। विश्व में सबसे अधिक कहाँ पर केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है? जावा द्वीप पर है। तो विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? इंडोनेशिया। विश्व में फलोत्पादक के रूप में भारत का क्या स्थान है? दूसरा। यानी विश्व में चलिए दोस्त, तो बताइए विश्व में फल उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। कौन सा देश तंबाकू उत्पादन में विश्व में प्रथम है? चीन। चाचा तक चीन। चाचा तक चीन। चाचा तक चीन। इसका मतलब चा से चाय, चा से चावल, चा से चाय, चा से चावल, त से तंबाकू, क से कपास, ग से गेहूं, ध से धान। सब उत्पादन में कौन? चीन। विश्व में नंबर 1 पर है। विश्व में देखिए विश्व में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो सुनिएगा। चीन विश्व में सही कथन को बता रहा हूँ। चीन विश्व में तंबाकू का बृहत्तम उत्पादक देश है, सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और क्या सर? तो भारत विश्व में ज्वार का बृहत्तम उत्पादक देश है। अगर ज्वार कहेगा ना कि सबसे अधिक कहाँ पर? भारत में। लेकिन मक्का कह देगा ना तो सबसे अधिक विश्व में अमेरिका। कौन? खुद ही कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपने चीनी उत्पादन का सर्वाधिक प्रतिशत निर्यात करता है? तो मॉरिशस। मॉरिशस जो देश है ना बाबू, वह चीनी उत्पादन करता है जितना ना, उसका सर्वाधिक मात्रा निर्यात कर देता है, बेच देता है। समझ में आ गया क्या? विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो थाईलैंड। कौन है बाबू? थाईलैंड। प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश थाईलैंड है। विश्व में प्राकृतिक रबर के 2 बड़े उत्पादक देश कौन है? तो थाईलैंड और इंडोनेशिया है। थाईलैंड और इंडोनेशिया है। जबकि इंडोनेशिया को देखकर क्या ख्याल है? सबसे अधिक नारियल का उत्पादन विश्व में कौन करता है? इंडोनेशिया। विश्व का लगभग 1/3 प्राकृतिक रबर का उत्पादन होता है।
कहाँ पर बाबू? तो थाईलैंड में। यानी विश्व का 1/3, सोचिए पूरे विश्व में जितना रबर का उत्पादन होता है उसका 1/3 थाईलैंड अकेले पैदा करता है। सर्वाधिक रबर की खेती होती है तो भारत में। सर्वाधिक रबर की खेती कहाँ होती है? भारत में। भारत में कहाँ पर? तो केरल में सबसे अधिक रबर का उत्पादन होता। रबरों को कठोर बनाने के लिए उसमें सल्फर मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है बाबू? और सल्फर जब मिलाया जाता है ना तो उसको वल्कनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वल्कनीकरण कहते हैं। श्रीलंका में कॉफी की कृषि किस रोग के कारण बंद कर दी गई है? बताइए। पर्णकीट के कारण श्रीलंका में कॉफी की कृषि बंद कर दी गई है। समझ में आ रहा है ना? पर्णकीट के कारण। विश्व में कहवा के 2 अग्रगण्य उत्पादक देश कौन है बाबू? तो ब्राजील और वियतनाम। ब्राजील और यानी कहवा विश्व में 2 जगह, कहाँ? तो ब्राजील और वियतनाम। सबसे अधिक कहवा है। कहवा को इंग्लिश में कॉफ़ी कहते हैं, कॉफ़ी को हिंदी में कहवा कहते हैं। ठीक है, तो सबसे अधिक कॉफ़ी विश्व में ब्राजील, ठीक है, उत्पादन करने वाला है। अब ब्राजील और वियतनाम जो 2 देश ऐसे हैं जो विश्व में कहवा के 2 अग्रणी उत्पादक देश हैं। विश्व में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश कौन है? ब्राजील। विश्व में कुल कहवा यानी कॉफी उत्पादन के प्रतिशत दृष्टि से शीर्ष देश कौन है? तो ब्राजील है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का द्वितीय बृहत्तम कहवा निर्यातक देश है? तो वियतनाम। ठीक है, अच्छा, और तीसरा कौन है? कहेगा कि विश्व में द्वितीय बृहत्तम उत्पादक देश कौन है? तो पहला स्थान पर कौन था? ब्राजील, दूसरा पर वियतनाम और तीसरा पर कोलंबिया। तीसरा पर कोलंबिया। ठीक है। रोबस्टा एक प्रकार की क्या है? तो कॉफी की किस्म है। कॉफी की किस्म रोबस्टा। क्या चीज? रोबस्टा किस चीज की किस्म है? संकर किसकी किस्म है? प्रजाति है? तो धान की। सबसे अधिक संकर धान की खेती किस देश में होती है? तो चीन में। बहुत सुंदर। सबसे अधिक चाय का निर्यात करने वाला देश कौन है? श्रीलंका। सबसे अधिक चाय का निर्यात करने वाला देश कौन सा है बाबू? श्रीलंका। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है? तो चीन। अगर चाय का पूरे विश्व में सबसे बड़ा निर्यातक देश कहेगा तो चीन। और सबसे अधिक चाय का निर्यात कौन करता है? तो श्रीलंका। समझ में आ गया ना? सुनिए, चीन की यांगटी सिकियांग एवं सिकियांग नदियों की घाटियों में चावल का उत्पादन होता है। किसका उत्पादन बाबू? चावल का उत्पादन होता है। तथा हवांगहो एवं सहायक नदियों की बेसिन में शीतकालीन गेहूं का उत्पादन होता है। किसका? गेहूं का। जबकि ब्राजील के साओ पाउलो क्षेत्र कहवा यानी कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और श्रीलंका के कैंडी जो बेसिन है ना बाबू, वह चाय के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चाय के उत्पादन के लिए यानी श्रीलंका का कैंडी बेसिन किस लिए प्रसिद्ध है? तो चाय के उत्पादन के लिए। अब पूछेगा कि विश्व में सबसे अधिक चाय का निर्यात करने वाला देश कौन सा है? श्रीलंका। बृहत्तम मात्रा में कौन व्यापक तौर पर उत्पादन करता है? तो चीन। ठीक। अच्छा सर, लेकिन पूछ देगा तनी सा बढ़ा के एक पॉइंट की बताइए, श्रीलंका के कौन सा क्षेत्र चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो कैंडी बेसिन। कौन सा? या दे देगा कि कैंडी बेसिन किस चीज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? देखिए क्वेश्चन, तो चाय के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कोई दिक्कत है? आइए सुनिए, कोको जो है ना बाबू, कोको सबसे अधिक घाना उत्पादन करता है। कोको घाना। कहवा? आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट। चाय केन्या सबसे ज़्यादा। गन्ना दक्षिण अफ्रीका। गन्ना दक्षिण अफ्रीका। यूएसए में निम्नलिखित में से किसमें कॉफ़ी का उत्पादन होता है? यूएसए में के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कॉफ़ी का उत्पादन होता है? तो हवाई द्वीप में। कहाँ पर बाबू? हवाई द्वीप में। चलिए दोस्तों, कौन सा फल उष्णकटिबंधीय नहीं है? तो सेब है। कौन सा बाबू? कौन सा फल उष्णकटिबंधीय नहीं है? तो कौन सा? सेब जो है उष्णकटिबंधीय नहीं है। कौन कौन है? कौन?
चलिए दोस्त, कौन सा फल उष्णकटिबंधीय नहीं है? तो सेब। कौन सा? सेब। सुनिए, किस कृषि क्षेत्र में अच्छा कौन सा उष्णकटिबंधीय है सर? तो देखिए, अखरोट हो गया, नारियल हो गया, काजू। अखरोट खाई हो ना? अखरोट, ठीक है, नारियल और काजू, तीन गो चीज ही जो है ना उष्णकटिबंधीय है, उष्णकटिबंधीय है। किस कृषि क्षेत्र में छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है? तो व्यापारिक बागवानी में। व्यापारिक है। किस कृषि क्षेत्र में छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है? तो व्यापारिक बागवानी में। ठीक है। सबसे अधिक रबर कहाँ होता है बाबू? मलेशिया। रबर किस लिए, सॉरी, मलेशिया किस लिए प्रसिद्ध है? तो रबर उत्पादन के लिए। कहवा के लिए कोलंबिया, जैतून इटली तथा गन्ना मॉरिशस। गन्ना यानी मॉरिशस देश को देख कर क्या खेले है, सबसे अधिक अपना देश के जितना उत्पादन करता है ना, उसके उत्पादन का सबसे अधिक भाग निर्यात कर देता है कौन? मॉरिशस। बताया ना पीछे। ठीक है। देखो, प्राकृतिक रबर का अग्रणी उत्पादक देश कौन है? थाईलैंड। दूध का अग्रणी उत्पादक देश भारत। लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक देश चीन। पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक देश सऊदी अरब। एक फसल प्रणाली जिसके अंतर्गत फसलों को रोपण किए गए पेड़ों की कतारों के बीच स्थान में उगाया जाता है, क्या कहलाता है? एले क्रॉपिंग। एले क्रॉपिंग कह रहा है कि एक फसल प्रणाली जिसके अंतर्गत फसलों को रोपण किए गए पेड़ों की कतारों के बीच स्थान में उगाया जाता है। जैसे ये कतार पेड़ का हो गया, ये कतार पेड़ का हो गया, बीच में नहीं कोई फसल उपजा देते हैं, तो उसको एले क्रॉपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? एले ना एले क्रॉपिंग। क्या चीज? हाँ। तुंगिया कृषि जहाँ पाई जाती हैं वह है देश कौन सा बाबू? तो म्यांमार। म्यांमार में बबुआ तुंगिया कृषि पाई जाती है। कौन सी कृषि? तुंगिया कृषि। यानी तुंगिया म्यांमार में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि है। झूम कृषि जिसको कहते हैं, झूम बराबर झूम, तो झूम कृषि को तुंगिया कृषि के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर बाबू? म्यांमार। ठीक है, म्यांमार। निम्नलिखित में से कौन सा एक चलवासी कृषि नहीं है? चलवासी वही झूम कृषि नहीं है। तब फेजेंडा जो है दोस्त, वह क्या है? चल कृषि नहीं है ना। तो चेना मिल्पा झूमिंग, ये सब क्या है? चल कृषि है। एक फसली कृषि विशेषता है। एक फसली कृषि का क्या विशेषता है बाबू? तब व्यापारिक अन्न कृषि की। यानी एक फसली कृषि विशेषता है किसकी? तब व्यापारिक अन्न कृषि की एक फसली कृषि क्या है? विशेषता है। निम्न में से किस फसल में एजोला एनाबीना जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है? तो चावल। क्या हो गया? चावल। यानी किस फसल में एजोला एनाबीना जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है? तो चावल का। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो एजोला को जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। एजोला एनाबीना जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है किसके उत्पादन के लिए? तो चावल के उत्पादन के लिए। बहुत बढ़िया। ठीक है। अल्फा क्या है बाबू? तो एक प्रकार की घास है। बहुत सुंदर। अल्फा एक प्रकार की क्या है? घास है। पॉडजोल क्या है? पॉडजोल तो कोणधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी को पॉडजोल कहा जाता है। पॉडजोल कहा जाता है। यानी जो कोणधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी को क्या कहते हैं? कॉडजोल कहा जाता है। कोई दिक्कत है? अब सुनिए, किसी भी अफ्रीकी देश में चाय बागान नहीं है। कथन सुनिएगा। कारण, चाय के पौधों को उच्च ह्यूमस युक्त उर्वर मृदा की आवश्यकता होती है। तो ये गलत है परंतु आर सही है। यानी कहने का मतलब है बाबू कि कथन गलती है। किसी भी अफ्रीका देश में चाय का बागान नहीं है, यह गलत है। सही क्या है? तो चाय के पौधों को उच्च ह्यूमस युक्त उर्वर मृदा की आवश्यकता होती है। खुद ही कहते। मोका कॉफ़ी जहाँ उगाई जाती है वह कौन सा है देश बाबू? यमन। यमन में मोका कॉफ़ी उगाई जाती है। कौन सा कॉफ़ी? मोका कॉफ़ी। मोका कॉफ़ी यमन में उगाई जाती है। कौन सा चाय में नहीं पाया जाता है? तो मॉर्फिन चाय में नहीं पाया जाता है। बाकी पाया क्या जाता है? तो थीन पाया जाता है। और थीन देखिए तंबाकू में भी पाया जाता है। इसीलिए दोस्त बता रहे हैं आपको,
तंबाकू या चाय पीने वाले व्यक्ति को जल्दी नींद नहीं आती है। इसका कारण क्या है सर? कि वह सरसराता है। तंबाकू जो व्यक्ति खाएगा उसमें तंबाकू में क्या पाया जाता है? निकोटीन। और निकोटीन के मात्रा भी पाया जाता है किस में? चाय में भी कुछ मात्रा। कोई दिक्कत है? तो थीन, कैफीन और टेनिन पाया जाता है किस में? चाय में। मॉर्फिन नहीं पाया जाता है। ठीक है। हीरोइन प्राप्त किया जाता है, हीरोइन प्राप्त किया जाता है अफीम पोस्ता से। अफीम उफीली मोली हीरोइन ना दोस्त, पीने वाला एक शराब की तरह हीरोइन होता है। ठीक है। और हीरोइन कौन सा? तो अफीम पोस्ता से प्राप्त किया जाता है। कोई दिक्कत है? चलिए दोस्तों, क्विज को इतना ही पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप भी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और इस वीडियो को जब आप लास्ट में देख रहे हैं तो लाइक बटन दबा कर ही समाप्त करें और वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कल के लिए मेरा क्वेश्चन रहेगा कि मूंगफली का मूल स्थान क्या है, यानी मूंगफली का जन्म किस देश में हुआ था? आप इस वीडियो में ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।